नमस्कार मित्रों। आज की इस पावन कथा में आपका हृदय से स्वागत है मित्रों। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो जीवन में आपकी संतान पर आए हुए संकट को टाल देगी। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, यदि औलाद पर कोई संकट आता है तो यह कहानी हर परिस्थिति में आपका साथ देगी। मित्रों, बाज पक्षी की यह 3 बातें जो भी जान लेता है उसके जीवन में कभी भी पारिवारिक संकट नहीं आता है। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मित्रों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में बाज और उसकी पत्नी बाजिन रहती थीं। उनकी 2 संतानें थीं। एक दिन की बात है जब बाज की पत्नी ने बाज से कहा, हे स्वामी, हमारी 2 संतानें हैं। चलिए आज हम कहीं भिक्षा मांगने चलते हैं, नहीं तो हम इनका पालन पोषण कैसे करेंगे। क्यों ना हम अपनी एक संतान को किसी दूसरे पक्षी को दे दें। नहीं तो यदि हमारी संतान पर कोई संकट आएगा तो हम क्या करेंगे। तब बाज अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिये, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो संतान पर आए हुए संकट को टाल देगी। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, औलाद पर आए हुए संकट में यह कथा हर परिस्थिति में तुम्हारी मदद करेगी। इसलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। बाज अपनी पत्नी से कहता है, जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण कर लेता है तो उसके औलाद पर आया हुआ संकट भी टल जाता है। मित्रों, प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक पति पत्नी को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए और अपने बच्चों को भी यह कथा सुनानी चाहिए। जो भी इस कथा को सुनता है उसके परिवार की समस्या का समाधान होता है और परिवार में एकता बढ़ती है। मित्रों, टीकमगढ़ नामक एक राज्य था। उस राज्य में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत ही धनी था, लेकिन वह अत्यधिक लालची था। उस व्यापारी ने व्यापार करके बहुत धन कमाया था। उसके 2 बेटे थे। उसका बड़ा बेटा सरल स्वभाव और दयालु प्रवृत्ति का था। उसका नाम दीपक था तथा उसका छोटा बेटा बुद्धिमान और ज्ञानी था और उसका नाम आर्यन था। उस व्यापारी के दोनों पुत्र जवान हो चुके थे तथा वह व्यापारी बूढ़ा हो चुका था। एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो पुत्रों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मैं अपना कार्यभार तुम्हें सौंपना चाहता हूं। अब तुम्हें मेरे व्यापार को संभालना होगा, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को यह सिद्ध करना होगा कि तुम व्यापार को संभालने के योग्य हो। दोनों पुत्रों ने कहा, पिताजी, हम यह कैसे सिद्ध करें कि हम आपके व्यापार को संभालने के योग्य हैं। तब उसे व्यापारी ने कहा, मैं तुम दोनों को 10-10 हजार रुपए देता हूं। तुम दोनों ये पैसे लेकर किसी शहर चले जाओ और 4 महीने के बाद लौट कर आओ। 4 महीने के बाद जो अपनी बुद्धि से ज्यादा धन लेकर आएगा, मैं उसे अपना व्यापार सौंप दूंगा। यह सुनकर उस व्यापारी के दोनों पुत्र 10-10 हजार रुपए लेकर अपने भाग्य की परीक्षा के लिए अलग अलग शहर के लिए निकल पड़े। जब बड़ा पुत्र चलते चलते एक शहर में पहुंचा तो वह उस शहर के बाजार में गया। उस बाजार में एक बूढ़ी महिला तोता बेच रही थी। दीपक उस बूढ़ी महिला के पास गया और पूछा, दादी जी, यह तोता कितने का है। बूढ़ी महिला ने कहा, एक तोता 1000 रुपये का है। दीपक ने बिना सोचे समझे उस बूढ़ी महिला को 1000 रुपये देकर वह तोता खरीद लिया। तोता खरीदने के बाद वह कुछ देर आगे चला तो उसने देखा कि एक आदमी खरगोश बेच रहा है। दीपक उसे आदमी के पास गया और उससे पूछा, महाशय, एक खरगोश का दाम कितना है। तब उस व्यक्ति ने कहा, एक खरगोश का दाम 2000 रुपये है। तोता खरीदने के बाद दीपक के पास 9000 रुपये बचे थे। अब उसने 2000 रुपये का खरगोश खरीद लिया। अब उसके पास 7000 रुपये बचे थे। खरगोश और तोता को लेकर वह आगे बढ़ता गया। पैदल चलते चलते वह थक गया था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। जब वह पेड़ के नीचे बैठा था तो उसी समय एक कुत्ता उसके बगल में आकर बैठ गया। वह कुत्ता देखने में बहुत ही सुंदर था और प्यारा लग रहा था। दीपक जैसे ही उस कुत्ते को छूने जा रहा था, तभी एक आदमी वहां पर आया और बोला, ये कुत्ता मेरा है। यदि तुम्हें यह कुत्ता पसंद है तो तुम इसे खरीद सकते हो। मैं इसके बदले में 3000 रुपये लूंगा। दीपक 3000 रुपये देकर उस कुत्ते को खरीद लेता है। अब उसके पास एक तोता, एक खरगोश और एक कुत्ता, 3 जानवर थे। वह उसको साथ लेकर बाजार की तरफ चला गया। चलते चलते उसे भूख लग रही थी। वह खाने के लिए एक फल की दुकान के पास गया। फल की दुकान के पास जाकर उसने एक आदमी को देखा
जो सांप को पालतू बनाकर उसे कष्ट देता था। दीपक से उसका दुख नहीं देखा गया और उसने उस आदमी से कहा, इस सांप को तुम कितने रुपए में बेचोगे? यह सुनकर उस आदमी ने कहा, मैं इस सांप को 3,000 रुपए में बेच दूंगा। अगर तुम्हें लेना है तो बोलो। दीपक ने देखा, उसके पास अब 4,000 रुपए बचे थे। दीपक ने कहा, ठीक है, 3,000 रुपए को, और यह सांप मुझे दे दो। आदमी ने 3,000 रुपए लेकर वह सांप दीपक को दे दिया। दीपक सांप को लेकर वहां से जल देता है और चलते चलते रास्ते में उन सब से कहता है, आज से हम सभी मित्र हैं, कोई भी किसी का शत्रु नहीं है, हम सब मिलकर रहेंगे। सांप और खरगोश बोले, वह आदमी हमें बहुत कष्ट दे रहा था, तुमने हमारी बहुत मदद की है। आज से हम तुम्हारी बात मानेंगे और हम सब साथ साथ रहेंगे। कोई भी समस्या आएगी तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। दीपक के पास 1,000 रुपये ही बचे थे। इन पैसों से वह खाने के लिए कुछ सामान और भोजन खरीदता है और वह पांचों दोस्त मिलकर भोजन करते हैं। इस प्रकार दीपक को उसके पिता द्वारा दिए गए 10,000 रुपये समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद दीपक ने अपने घर वापस जाने का निर्णय लिया। वह अपने चारों मित्रों को लेकर घर की तरफ चल देता है। उधर वह व्यापारी अपने दोनों पुत्रों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फिर एक दिन दीपक अपने 4 दोस्तों के साथ घर पहुंचा। उसे देखकर उसका पिता बहुत गुस्सा हो गया। दीपक अपने साथ उन 4 दोस्तों के अलावा कुछ भी नहीं लाया था। उसके पिता ने अपने दोनों पुत्रों को अधिक धन लाने के लिए कहा था। दीपक को खाली हाथ देखकर वह जोर से चिल्लाया, बेवकूफ, तुझे मैंने 10,000 रुपए दिए थे ताकि तू अपने बुद्धि से कुछ हासिल करके आए और मैं तुझे अपना व्यापार देकर संन्यास ग्रहण करूं, लेकिन तू व्यापार के काबिल है ही नहीं। तू तो इस घर का नौकर भी बनने लायक नहीं है। कमाकर कुछ नहीं ला पाया तो इन जंगली जानवरों को उठा लाया। शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत पर। उसी समय उसका छोटा बेटा आर्यन घर वापस आया। उसके पास एक बैग था जिसमें रुपए, पैसे और धन तथा कुछ बहुमूल्य रत्न थे। व्यापारी अपने छोटे पुत्र को देखकर अति प्रसन्न हुआ और उससे पूछा, हे पुत्र आर्यन, तुमने यह सब कैसे हासिल किया? आर्यन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने शहर में एक व्यापार चालू किया था। मैं आपके दिए हुए 10,000 रुपयों से सस्ती सामान्य खरीदी और उन्हें महंगे दामों पर बेच दिया। मैंने धीरे धीरे अपने धन को बढ़ाया और फिर खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया। अब मैं आपके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं। व्यापारी ने बड़े गर्व के साथ कहा, आर्यन, तुमने अपने कार्य से यह सिद्ध कर दिया कि तुम इस व्यापार के योग्य हो। लेकिन तभी दीपक ने कहा, पिताजी, मेरे पास आपके लिए कुछ और है। व्यापारी ने दीपक की ओर घृणा से देखा और कहा, तुम्हारे पास क्या होगा जंगली जानवर? दीपक ने कहा, पिताजी, मैंने इन जानवरों को खरीदा, लेकिन यह केवल व्यापार नहीं था। मैंने उनके दुखों को देखा और उन्हें मुक्त करने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग किया। यह धन या वस्तुओं की बात नहीं, बल्कि करुणा और मानवता की थी। ये चारों अब मेरे मित्र हैं और इनकी सहायता से मैं भविष्य में एक बेहतर दुनिया बनाने का प्रयास करूंगा। व्यापारी को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस घर से निकाल देता हूं, क्योंकि तुम मेरे पुत्र कहने के भी योग्य नहीं हो। अपने छोटे भाई से सीखो, जो मेरे लिए धन रत्न लेकर आया है। आज से तुम इस घर में कदम नहीं रखोगे। मेरे आंखों के सामने से दूर हो जाओ और यहां नजर मत आना। यह कहकर वह अपने बड़े पुत्र दीपक को घर से निकाल देता है। बेचारा दीपक अब क्या करता। घर से बेदखल होकर वह अपने मित्रों के साथ शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में दीपक ने अपने मित्रों से कहा, मित्रों, शायद हमारा सफर यहीं तक था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम सभी अपने अपने घर चले जाओ। यह सुनकर सभी मित्र बोले, हे मित्र, यह आप क्या कह रहे हो? हम सभी तुम्हारे मित्र और तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हमने वादा किया है कि हर परिस्थिति में हम एक साथ रहेंगे, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? उसके बाद दीपक कहता है, आप सभी मेरे अच्छे मित्र हैं, इसलिए आप सभी अपने पिता माता के पास चले जाओ। यह सुनकर सभी बोले, ठीक है, तुम्हारी बात मानकर हम अपने घर चले जाते हैं, लेकिन तुम हमसे एक वादा करो कि यदि कोई परेशानी होगी तो तुम हमें जरूर याद करोगे। हम तुम्हारा साथ देने के लिए अवश्य आएंगे। दीपक ने वादा किया कि वह सबको अपने बुरे वक्त में याद अवश्य करेगा। उसके बाद तोता, खरगोश और कुत्ता अपने अपने घर चले गए। सांप ने कहा, मित्र, अब तुम कहां जाओगे? तुम मेरे साथ मेरे राज्य में चलो।
वहां आपको देखकर मेरे माता पिता बहुत प्रसन्न होंगे। आपको कुछ उपहार भी मिलेगा। उस उपहार से आप नया व्यापार चालू करना और खुशी से जीवन व्यतीत करना। दीपक के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह सांप के राज्य में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोनों सांप के राज्य में पहुंच गए। सांप एक राजकुमार था। उसकी एक कला को देखकर एक आदमी उसे अपने साथ लेकर गया था और उसे खेल सिखाया था। सांप राजा जैसे ही अपने पुत्र को देखते हैं तो वह खुशी से झूम उठते हैं। उसकी नाक माता भी रो पड़ी। वो अपने पुत्र को बेहद प्यार करते थे। सांप का राजकुमार अपने पिता माता को सब कुछ बताता है। दीपक के बारे जो उसने बताया उसे सुनकर सांप का राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। फिर उसका अच्छे से स्वागत किया और भोजन खिलाया। उसे कुछ धन उपहार भी दिए। दीपक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मित्र से जाने के लिए कहा। जाते समय सांप का राजा एक मणि लेकर आया और उसे दे दिया और कहा, यह जादुई मणि है। इस मणि से जो तुम चाहोगे वह तुम्हें प्राप्त हो सकता है। यह सुनकर दीपक बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मित्र सांप ने कहा, मित्र, अगर तुम्हें मेरी कोई जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। दीपक ने कहा, मैं वादा करता हूं कि समय आने पर मैं आपको जरूर याद करूंगा। उसके बाद दीपक ने नाग राजा और रानी को प्रणाम किया और अपने मित्र को गले लगाया और वहां से प्रस्थान किया। नाग के राज्य से निकलकर दीपक चलते चलते एक शहर में पहुंचा। वह शहर बहुत ही सुंदर था। वह चलते चलते राजमहल के पास जाकर पहुंचा। राजमहल के पास एक सुंदर तालाब था। वह तालाब कमल और हंसों से भरा था। चलते चलते उसे प्यास लग गई थी, इसीलिए वह तालाब का पानी पीने लगा। उसी समय उसने राजमहल की तरफ देखा। राजमहल की खिड़की के पास राजकुमारी अपने बाल सुखा रही थी। वह राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। उस शहर में राजकुमारी से सुंदर दूसरी कोई अन्य स्त्री नहीं थी। वह राजकुमारी इतनी सुंदर थी जैसे वह स्वर्ग की कोई अप्सरा हो। राजकुमारी को देखते ही दीपक उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी का नाम रेविका था। वह न केवल सुंदर थी बल्कि अपने राज्य की प्रजा के प्रति दयालु और संवेदनशील भी थी। रेविका की सुंदरता दीपक के मन में बस गई। उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं भी इस राजकुमारी के योग्य बन सकूं। दीपक उसी तालाब के पास बैठ गया और अपने मन में राजकुमारी के प्रति सपने सजोने लगा। तभी राजमहल के कुछ सैनिक वहां आ पहुंचे। उन्होंने दीपक को साधारण वस्त्रों में और तालाब के पास बैठे हुए देखा। उनमें से एक सैनिक बोला, तुम कौन हो और महल के पास क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि किसी का यहां आना मना है? दीपक ने विनम्रतापूर्वक कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं एक राही हूं। चलते चलते मुझे प्यास लग गई थी। मैंने यह तालाब देखा तो पानी पीना के लिए यहां रुक गया। मेरा यहां रुकने का उद्देश्य किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है। तब उनमें से एक सैनिक ने कहा, तुम दिखने में तो साधारण लगते हो और जवान भी हो। क्या तुम महल के लिए कोई सेवा कर सकते हो? दीपक ने कहा, यदि मैं किसी काम के योग्य हूं तो वह मैं अवश्य करूंगा। बताइए, मेरे लिए क्या कार्य है? उसके बाद सैनिक उसे महल के अंदर ले गए। जब दीपक महल के अंदर पहुंचा तो उसकी शोभा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। दीपक ने आज तक ऐसा महल नहीं देखा था। उस महल की सुंदरता को देख वह बहुत खुश हुआ। राजमहल में राजा विक्रम सिंह और रानी पल्लवी दीपक से मिले। राजा ने उससे कहा, पथिक, हमारे महल में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन हमें बताओ, तुम कौन हो और इस राज्य में क्यों आए हो? दीपक ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मैं एक व्यापारी का पुत्र हूं। दुर्भाग्यवश मुझे अपने घर से निकाल दिया गया। मैं इस राज्य में केवल एक आश्रय और जीवन के नए अवसर की तलाश में आया हूं। यदि मैं आपके किसी काम आ सकता हूं तो कृपया मुझे सेवा का अवसर दें। राजा ने उसके व्यवहार और विनम्र भाव से प्रभावित होकर उसे महल में रहने की अनुमति दी। दीपक ने महल में रहकर सुंदर मूर्तियां बनाई। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। एक दिन रेविका अपनी सहेली के साथ महल के बाहर टहलने गई तो उसने दीपक को देखा। वह बगीचे में कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। उसकी मुस्कान और दयालु स्वभाव ने रेविका को भी आकर्षित किया। उसने अपनी सहेली से कहा, यह युवक साधारण जरूर है, लेकिन उसमें कुछ खास है। धीरे धीरे रेविका और दीपक के बीच कुछ मुलाकातें होने लगीं। दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। लेकिन इसी बीच राजा विक्रम सिंह ने रेविका के विवाह की घोषणा कर दी। वह अपने राज्य के शक्तिशाली राजकुमार चिराग से
उसका विवाह तय करना चाहते थे। यह खबर सुनकर दीपक बिल्कुल खुश नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचा कि वह रेविका के विषय में राजा विक्रम सिंह से बात करेगा और अपने दिल की बात बताएगा। जब दीपक ने राजा विक्रम सिंह से अपने दिल की बात बताई तो राजा का चेहरा गुस्से में आ गया। उन्होंने कहा, तुम जैसे साधारण और गरीब व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरी बेटी के लिए अपने मन में ऐसे विचार लाए? तुम इस महल में रहने के लायक भी नहीं हो। राजा ने दीपक का अपमान करते हुए उसे महल से बाहर निकालने का आदेश दिया। दीपक अपमानित होकर और टूटा हुआ दिल लेकर महल छोड़कर चला गया, लेकिन वह अपने इस अपमान को भूल नहीं पा रहा था और रेविका के प्यार को पाने की इच्छा भी उसके मन बस गई थी। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक मणि है, जो कोई साधारण मणि नहीं बल्कि एक चमत्कारी मणि है। उसने मणि निकाली और कहा, हे अंबुज मणि, तुम किसके हो? अंबुज मणि ने कहा, मैं जिसके हाथ में हूं मैं उसकी हूं। दीपक ने कहा, तुम मेरे लिए इस राजमहल के सामने एक सुंदर महल बना दो, जो कि इस महल से कई गुना सुंदर हो। महल के सामने एक सुंदर तालाब हो, तालाब के बाहर कई सुंदर पेड़ हों। मणि ने कहा, ठीक है। जैसा दीपक ने कहा था वैसा ही हो गया। जब सभी ने यह देखा तो यह देखकर सभी आश्चर्य हो गए। उन्होंने सोचा, ऐसे कैसे हो सकता है? राजा ने भी यह देखा। यह देखकर उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। जब राजा को चमत्कारी मणि के बारे में पता चला तो उसने सोचा, यदि मैं वह मणि पा जाऊं तो मेरे जैसा धनी और शक्तिशाली कोई नहीं होगा। उसने दीपक से मणि पाने के लिए एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अनिरुद्ध को अपने वश में करना होगा। यह सब सोच के और योजना बनाकर वह एक दिन दीपक के पास गया। राजा विक्रम सिंह को देखकर दीपक ने उसे सोने के सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। राजा विक्रम सिंह के मन में तो छल पहले से ही था। उसने दीपक से कहा, पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया था और तुम्हारा अपमान किया। राजा विक्रम सिंह कहता है, मैं अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार चिराग से नहीं बल्कि तुमसे करना चाहता हूं। मुझे अपनी भूल का पछतावा हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह अवश्य करूंगा, लेकिन मेरी पुत्री के अलावा मेरी और कोई संतान नहीं है। मेरे बाद तुम ही इस राज्य के राजा बनोगे। कुछ दिनों में ही मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। साधारण सा जीवन जीने वाला दीपक राजा की चतुराई को नहीं समझ पाया और उसके जाल में फंस गया। वह राजकुमारी रेविका से विवाह करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद राजा अपने महल गया और अपनी पुत्री रेविका से कहता है, अब तुम अपने प्रेमी दीपक के पास जाओ और वहीं जाकर रहो और किसी भी तरह से उसके पास जो मणि है वह उससे हासिल करके मुझे दो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। राजकुमारी रेविका यह सुनकर डर जाती है। दीपक की जान बचाने के लिए वह अपने पिता की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद राजा विक्रम सिंह ने अपनी पुत्री से कहा, अब तुम दीपक के पास जाओ और उसके साथ रहकर छल कपट करके उसके खाने में कुछ मिलाकर उसे बेहोश कर देना और वह मणि लाकर मुझे दे देना। इसके बाद राजकुमारी रेविका दीपक के पास जाती है। दीपक राजकुमारी रेविका को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। उसके बाद में रेविका दीपक के साथ उसके महल में रहने लगती है। फिर एक दिन राजकुमारी रेविका को एक पत्र आता है। राजकुमारी रेविका ने उस पत्र को खोला तो उसमें लिखा था कि इतने दिन बीत गए हैं, तुमने अभी तक वह मणि लाकर मुझे नहीं दी है। अगर आज वह मणि मुझे नहीं मिली तो आज रात को मैं दीपक की हत्या करवा दूंगा। यह पढ़कर राजकुमारी डर गई। उस दिन दीपक किसी काम से बाहर गया हुआ था। जब वह लौटकर घर आया तो अपने सिंहासन पर बैठ गया। उसी समय राजकुमारी उसके पास आई और बोली, आप मुझे कितना प्यार करते हो? दीपक ने कहा, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं? राजकुमारी बोली, तुम मुझे प्रेम नहीं करते हो, इसीलिए तो तुमने अभी तक मुझे यह नहीं बताया है कि तुम वह चमत्कारी मणि कहां रखते हो। यह सुनकर दीपक ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए तुम मुझसे यह सवाल पूछ रही हो कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो? दीपक ने कहा, मैं हमेशा उस चमत्कारी मणि को अपने घर के मंदिर के पास रखता हूं। राजकुमारी यह जानकर बहुत खुश होती है कि दीपक मणि कहां रखता है। फिर उसके बाद राजकुमारी दीपक के लिए भोजन लेकर आती है, जिसमें पहले से ही उसने उसे बेहोश करने की दवा मिला दी थी। भोजन करने के बाद दीपक बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होते ही
राजकुमारी रेविका घर के मंदिर से वह चमत्कारी मणि चुरा लेती है और जाकर अपने पिता को दे देती है। चमत्कारी मणि पाकर राजा विक्रम सिंह बहुत खुश होता है और वह खुशी से झूम उठता है। फिर उसे दीपक की याद आ जाती है। राजा विक्रम सिंह दीपक को पहले से ही पसंद नहीं करता था। वह तो बस मणि को पाने के लिए उसके पास बहाना बनाकर गया था। वह सोचता है कि अगर दीपक को पता चलेगा कि मैं मणि चुरा कर लाया हूं तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा। इससे पहले वह बेहोशी से जागे, उसके पहले ही मुझे कुछ करना होगा। यह सब सोचकर राजा ने मणि से कहा, हे मणि, तुम किसके हो? मणि ने कहा, मैं जिसके हाथ में हूं मैं उसी की हूं। उसके बाद राजा ने मणि से कहा, हे मणि, मुझे बहुत सारा धन दे दो और इस महल को स्वर्ग के जैसा बना दो और उस अनिरुद्ध के महल को एक टूटी फूटी झोपड़ी बना दो और उसे एक ऐसी जगह ले जाकर छोड़ दो जहां कोई भी इंसान ना रहता हो, वहां बस जंगली जानवर रहते हो और वह जगह ऐसी हो जहां से वह बाहर ना निकल पाए। राजा विक्रम सिंह ने जैसा कहा था मणि ने वैसा ही कर दिया। उसने राजा के महल को स्वर्ग जैसा बना दिया और दीपक को एक ऐसी जगह छोड़ दिया जहां से वह बाहर ना निकल पाए। जब दीपक बेहोशी की नींद से उठता है तो उसने देखा कि उसका महल गायब है और वह एक ऐसी जगह कैद है जहां से वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर उसने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसे मणि की याद आई। उसने अपने आसपास मणि को देखा, लेकिन कहीं भी उसे मणि नजर नहीं आई। वह राजा के बहुत बुरे चाल में फंस गया था। वह बहुत दुखी था और फिर उसने सोचा कि यह मेरे साथ कैसा बुरा वक्त आ गया है। फिर उसे अपने दोस्तों की याद आई। मित्रों की याद आने पर उसने अपने मित्रों को जोर से पुकारा। मित्र की पुकार सुनकर सभी मित्र उसके पास जाकर पहुंचे। तोता, खरगोश, कुत्ता और सांप सभी वहां पर पहुंच गए जहां पर दीपक कैद था, लेकिन वह सब उस घर के अंदर नहीं जा पा रहे थे। फिर उन सब ने मिलकर मिट्टी के अंदर से एक गुफा बनाई और उसके बाद सभी ने मिलकर दीपक को बाहर निकाला। अपने मित्र दीपक की ऐसी हालत देखकर उसके सभी मित्र बहुत दुखी हुए। मित्रों को देखकर दीपक रोने लगा और उनसे बोला, राजा ने मुझे धोखा देकर वह मणि मुझसे छीन ली है। सभी मित्र बोले, तुम चिंता मत करो, हम वह मणि राजा से जरूर ले लेंगे। उसके बाद वह अपनी सभी मित्रों के साथ राजा के महल की तरफ चल देता है। महल के पास पहुंचने के बाद सभी वहां पर रुक जाते हैं और तोता कहता है, तुम सब यहीं रुको, मैं देख कर आता हूं कि राजा वह मणि कहां रखता है। राजा अपनी छत पर खड़े होकर वहां से बाहर का नजारा देख रहा था। उसी समय वह तोता वहां पर पहुंचा और बोला, राजा साहब, नमस्कार, कैसे हो? इतना सुंदर तोता देखकर रागिनी उसे पालने के लिए सोचा और उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही राजा ने हाथ आगे बढ़ाया, वह तोता उड़ने लगा। राजा ने तोता को पकड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह उस तोते को पकड़ नहीं पाए। फिर तोता ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके पास रहना तो चाहता हूं, पर मेरी एक शर्त है, आप मुझे बंदी बनाकर नहीं रखेंगे। राजा उसकी शर्त मान लेता है। इस प्रकार तोता राजा के पास चला गया और राजा के साथ रहकर उसने यह देख लिया कि राजा मणि कहां रखता है। रात को जब राजा सो गए, चारों मित्र उसके महल में छिप छिप कर घुस गए। तोते को पता था कि मणि कहां पर है। अब वह सभी मणि को लेकर महल के बाहर आ गए और वह मणि दीपक को दे दिया। दीपक मणि को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। दीपक ने मणि से कहा, मुझे फिर से वैसा ही कर दो जैसे मैं कल अपने महल में था और उस राजा को उस स्थान पर छोड़ आओ जहां से वह कितनी भी कोशिश करे लेकिन निकल ना पाए। दीपक ने जैसा कहा था मणि ने वैसा ही कर दिया। अब दीपक और उसके सभी मित्र बहुत खुश थे। दीपक ने राजकुमारी रेविका से विवाह कर लिया। इस प्रकार दीपक अब एक राजा बन गया। बाज अपनी पत्नी से कहता है, व्यापारी ने अपने जिस बेटे को बेवकूफ और निकम्मा कहकर घर से निकाल दिया था, उसका वही बेटा आज राजा बन चुका था। बाज अपनी पत्नी से कहता है, समय बहुत बलवान होता है, जो गरीब रहता है वह अमीर भी बन जाता है। जरूरी नहीं है कि इंसान जैसा पहले है वैसा बाद में भी रहे। व्यापारी ने अपने बड़े पुत्र को घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की थी। कभी भी अपनी संतान को कमजोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे साहस देना चाहिए। बाज अपनी पत्नी से कहता है, परिवार में एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। परिवार के हर सदस्य को हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। परिवार हमारे जीवन का आधार है।
इन्हें संजोना और उनके प्रति कर्तव्य निभाना हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। मित्रों, पुराणों और धार्मिक कथाओं में बाज, गरुड़ को ज्ञान और परामर्श देने वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संकट से बचने के लिए सदाचार, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक है। अगर परिवार और संतान धर्म का पालन करते हैं और दूसरों का अहित नहीं करते, तो संकट दूर हो सकते हैं। संतान को सही ज्ञान और सद्बुद्धि देने से वे जीवन के संकटों से खुद को बचा सकते हैं। माता पिता को चाहिए कि वे अपनी संतानों को सही मार्गदर्शन दें और उन्हें शिक्षित बनाएं। संकट के समय भगवान पर विश्वास रखना और साहस से काम लेना जरूरी है। ईश्वर की आराधना और प्रार्थना से मानसिक बल प्राप्त होता है और संकटों का समाधान सरल हो जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार बाज ने बताया कि किसी भी परिस्थिति में संतान का त्याग नहीं करना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, परिवार को मिलकर उसका समाधान करना चाहिए। परिवार की एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो मित्रों, इस प्रकार यह कथा यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।